नमस्कार दोस्तों। आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1879 में पैदा हुए थे। निश्चित रूप से यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भारत का लाल मिला था, जवाहर मिला था, हिंद का जवाहर। लेकिन आखिर वजह क्या हुई? सिर्फ एक चंद विचारधारा के लोग थे, एक विचारधारा के लोग उनसे इतनी नफरत करते कि उनके जन्मदिन पर भी कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते, और वो संवैधानिक पदों पर बैठे होते। देश का कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिसके परिवार में आज रोटी खाने को भी है, तो उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। वह शख्स इस पद पर बैठकर नेहरू के लिए अपशब्द कहता है। वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े तमाम सारे लोग ये कहते हैं, और ये शायद पंडित नेहरू ने आरएसएस से प्रतिबंध ना हटाया होता तो इनकी पूरी कौम खत्म हो गई होती। लेकिन उन्होंने सरदार पटेल के निर्णयों के विपरीत उदारता दिखाते हुए इनका न सिर्फ प्रतिबंध हटाया बल्कि इन्हें मुख्यधारा में शामिल किया। तो आप समझ सकते हैं, फिर भी वो गाली देते हैं। लेकिन उनके गाली देने का एक फायदा हुआ। जितना उन्होंने गाली, मैं अपना ही बताता हूं। मैंने नेहरू को पढ़ा था, उन्हें पसंद करता था, लेकिन नेहरू की स्थिति यह है कि जब उनको इन्होंने इतनी गालियां देनी शुरू की, इतने सवाल उठाए, तो उतना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ा। और पढ़ते पढ़ते नेहरू को इतना पढ़ा कि आज लगता है कि इतना पढ़ने के बाद में 8 साल से लगातार नेहरू को पढ़ रहा हूं, और उसके बाद भी लगता है कि अभी नेहरू को हमने 10%, 5% भी नहीं पढ़ा है। नेहरू इतना बड़ा व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करूं उसके पहले, भारत की अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। हालत यह है कि हम चंद पूंजीपतियों के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना करें, जबकि देश में पिछले जो चंद सालों के दौरान जो नीतियां सरकार ने अपनाई, उनका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में। यहां पर रोजाना 30 करोड़ लोग बगैर खाना खाए सो जाते हैं। आप समझिए, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन कराने के लिए, एक वक्त का भोजन कराने के लिए वो 5 किलो अनाज का इमदाद दे रहे हैं, और उसके बूते वो ये चाहते हैं कि लोग उनके एहसानमंद रहें। हालांकि फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह सरकार में सोनिया गांधी का एक बहुत महत्वाकांक्षी एक्ट था, और इसी एक्ट के कारण यह 5 किलो अनाज दिया जा पा रहा है। चलिए छोड़िए इसकी बात। आज देश इस हालत में है कि आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश आज हिंदुस्तान बन चुका है। 90 करोड़ बेरोजगारों की संख्या है, और इन 90 करोड़ 46 करोड़ ने अपना रोजगार खोजना बंद कर दिया है। यह CMIE का आंकड़ा कहता है। तो आप समझिए, इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर
अपने देश की बेटियों की, बहनों की, माओं की अस्मत लूटने की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि हर रोज हमारी 9 बेटियां इन बलात्कारियों का शिकार हो रही, इस सोच का शिकार हो रही। और यह संख्या तब है जब हमारे यहां 70% मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, और यदि एफआईआर दर्ज होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि संख्या कितनी इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों की, सांप्रदायिक विभत्स स्थितियों, हेट स्पीच की, इस तरह की घटनाएं अथाह बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि ये 2014 से तुलना करेंगे तो आज ये 300 गुना बढ़ गई। तो जब 300% बढ़ गई हो तो उस स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं। पंडित नेहरू ने जब देश की बागडोर संभाली, इस देश के अंदर भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, खाने के लिए, भोजन के लिए अनाज नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई पूंजी लगाने को तैयार नहीं। देश के अंदर इंस्टीट्यूट्स नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसी स्थिति पंडित नेहरू ने इस देश की उस भूखमरे, गरीब, असहाय देश की कमान संभाली। At this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people. When I laid this foundation stone here of this Nagarjuna Sagar, to me this was the foundation of the temple of India, a symbol of the new temples that we are building all over India. और जब वो 1964 में इस दुनिया से गए, तब यह देश दुनिया के टॉप उन देशों में, विकासशील देशों में था जो सबसे आगे बढ़ रहा था। यहां के योग्य लोग पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे थे। भारत को कोई दुनिया का देश, कोई महाशक्ति इग्नोर नहीं कर सकती। और देश के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जो बनना शुरू नहीं हो चुकी। हम परमाणु कार्यक्रम से लेकर स्थिति यह है कि हम अंतरिक्ष कार्यक्रम तक शुरू कर चुके थे। जो अब्दुल कलाम साहब थे वो उसी दौर की थे। तो आप समझिए, और इस देश के अंदर यदि आप इसकी बात करेंगे, आईआईटी बन गए थे, 1950 में प्लानिंग कमीशन बन गया था, एम्स बन गया था, सेल बन गया था, बार्क बन गया था, पावर स्टील प्लांट्स बन गए थे, भिलाई का जो सबसे बड़ा प्लांट है, ओएनजीसी बन गया था, डीआरडीओ बन गया था, आईआईएम बन गया था, इसरो बन गया था, भेल बन गया था, और इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब आप किस क्षेत्र में कहेंगे नहीं। तो यह स्थिति थी। इसके अलावा तमाम मेडिकल कॉलेजेस, तमाम सारे इंस्टीट्यूट, भाखड़ा बांध, तमाम सारे बांध जो देश के अंदर आज जो टॉप 5 बड़े बांध हैं, वो पंडित नेहरू की देन है। और जिनका पंडित नेहरू ने निर्माण शुरू कराया, उनका भी जाके बाद में अभी कंप्लीट हो पाया पूरा। वो छोटे बांध बना गए थे, उसका एक्सटेंशन हुआ। अब तो खत्म करने की बारी चल रही, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे जो कुछ हो, और सब बेचने की स्थिति चल रही। तो उस स्थिति में कि आखिर पंडित नेहरू ने कैसे बनाया, आपको बात करेंगे। आज मार्केट जो है, शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुई, 170 अंक गिरावट के साथ। रुपया भी टूट गया और एलआईसी का शेयर भी टूट गया, लेकिन अदानी का शेयर ऊपर चला गया। बात समझ, रिलायंस का शेयर ऊपर चला गया,
हिंडाल्को का शेयर नीचे आ गया। तो इस तरह से स्थितियां, मीडिया सेक्टर के जो शेयर हैं वो भी नीचे आए, गिरावट आई। तो ये स्थिति, लेकिन सोना, चांदी, डॉलर ये चमक रहे हैं, रुपया नीचे जा रहा है। तो आप इससे समझिए, क्योंकि भारत की पूरी मार्केट को किस तरीके से, अक्टूबर के आज आंकड़े भी जारी हो गए कि अक्टूबर में महंगाई दर घटी है। अक्टूबर, आपको याद होगा दीपावली थी, पूरा महीना त्योहारी सीजन था, तो निश्चित रूप से मांग और सारी चीजें, उत्पादन सब कुछ था। ऐसी स्थिति में होगा तो थोड़ी सी ये थोक महंगाई दर नीचे आई, लेकिन खुदरा महंगाई दर ऊपर बनी हुई है आज भी। तो आप समझिए दहाई के आंकड़े से नीचे नहीं उतर। इस स्थिति में आरबीआई गवर्नर ने कल कहा ही था कि अक्टूबर में जो है हमने जो डाटा तैयार किया उसमें अक्टूबर में महंगाई दर कम। क्यों कहा था? क्योंकि डाटा तैयार किया। वास्तव में किसी से पूछे क्या महंगाई कम हुई है, वो कहेगा नहीं, बढ़ी है। उत्पादन के क्षेत्रों में कुछ चीजें बढ़ोतरी हुई। क्यों बढ़ोतरी हुई? क्योंकि मांग बढ़ी त्योहारी सीजन की तरह, इसलिए मार्केट। तो ऐसी स्थिति में आता है कि आखिर स्थितियां क्या हुई, क्यों ये सब हो रहा है। तो भारत की आर्थिक स्थिति जो है, लगातार भारत की आर्थिक विकास दर की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। और दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं, अभी परसों मूडीज ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को घटा दिया और भविष्य के लिए भी घटा दिया। उसके पहले फिच ने घटाया था। आरबीआई भी बहुत स्थिति में नहीं है, वो भी घटा चुका है। और उसके बाद में विश्व बैंक, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन सब ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डाउन कर दिया, सुस्त कर दिया। क्यों कर दिया? इन सारी चीजों को लेकर भारत का जो सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय है, वो भी आज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कैसे कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी। जिसका किया जा रहा था कि 8.7% रहेगी, वो अब कोई भी 7% से ऊपर नहीं जा रहा है। कोई 7% है, कोई 7% से नीचे ले जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं 6 के करीब तमाम रेटिंग एजेंसियां दे चुकी हैं। तो इस स्थिति में हो, तो जब उत्पादन सेक्टर एक महीने आपका बढ़ गया, लेकिन बाकी तो स्थितियां खराब है। बैंकिंग सेक्टर की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, सार्वजनिक कर्ज का जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है, दूसरी और बहुत सारी चीजें। तो जब ये स्थितियां हो, लगातार भारत की स्थिति बिगड़ रही हो, कोर सेक्टर बर्बादी की तरफ जा रहा हो, और इन सब स्थितियों में तो लगे क्यों है आखिर ऐसा। और जब आप कहेंगे क्यों है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश संभाला तो उनकी इकोनॉमी पॉलिसी की ही बात थी, और वही सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी भारत के लिए चुनौती थी। क्योंकि सब कुछ, मान लीजिए आपको राज मिल गया, लेकिन बहुमत मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन पैसे तो है नहीं, जेब में नहीं कौड़ी, मेला देखने दौड़ी, वो स्थिति थी भारत। लेकिन पंडित नेहरू ने इन चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। चारों तरफ चुनौतियां थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां चुनौतियां ना हो। एक सिंगल इंडस्ट्री, ना ही आज के प्राइवेट सेक्टर जैसी कोई चीज थी। बेरोजगारी, भुखमरी, सब कुछ, जैसे मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल बुरी स्थिति थी। पंडित नेहरू कैसे करें, और उन जर्जर हालात में भारत को कैसे वहां लाया जाए, इसको लेकर के भारत में अनाज उत्पादन नहीं हो रहा था, दूध का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, देश में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, ना ही कोई कॉलेज की बहुत बड़े वो थी, न इंडस्ट्रीज थी, न संस्थाएं थी। गांव तो दूर की बात है, गांव की स्थिति तो बहुत बुरी थी, बिजली नहीं थी, और उस वक्त 90% की जो है आबादी गरीब थी। 90%।
आप समझिए, साक्षरता दर जो थी वो 10% थी, साक्षरता दर। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की तो संख्या ना के बराबर थी। लोग जो बीए कर लेते थे अपने नेम प्लेट पे लगाते थे बीए। आप समझिए कितनी बड़ी चीज थी। और ऐसी स्थितियों में देश को खड़ा करना, तो सबसे ज्यादा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की थी। और इन गंभीर चुनौतियों में पैसा कहां से आए? पंडित नेहरू मानते थे कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के देश का विकास संभव नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो चुना मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी मिक्स इकोनॉमी, जिसे कहते हैं। उन्होंने कैपिटलिस्ट को खत्म नहीं किया, लेकिन उसे जो है उसके साथ साथ उस पर कुछ थोपा भी थे। उन्होंने बिजनेस की पूरी इजाजत दी, पर कोई कोर सेक्टर अपने हाथों से नहीं जाने दिया। सारे कोर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में रहे और अदर सेक्टर बिजनेस में रहे, जिससे बिजनेस विपणन पे वो लोगों को रोजगार दे, सारी चीजें हो, लेकिन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के हाथ में रहना चाहिए। और उसने सरकार ने किया। आप इस चीज को लेकर के देख सकते हैं कि जर्मनी ने इसको लेकर बहुत अच्छा प्रयोग किया। और जर्मनी में जो हुआ है उसको सीखने वाला है वहां से। उन्होंने उसे 50% इकोनॉमी जो है कोर सेक्टर और सारी चीजें अपने पास रखी, जिससे कि देश को आगे वो किया जा सके, देश के साथ कोई खेल ना कर सके। और इस खेल को रोकने के लिए उन्होंने पूरा सारी चीजें करी। तो यही चीज थी, यही पंडित नेहरू को अलग करती थी। और जब ये करती थी तो निश्चित रूप से आएगा कि कैसे। तो यही पंडित नेहरू की खूबी थी। उन्होंने कहा बिजनेस भी पनपे, सब कोई पनपे, लेकिन देश पनपना चाहिए। और देश पनपने के लिए देश की इंडस्ट्री होनी चाहिए, देश का होना। उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की चेन लगा दी, उन्होंने बहुत सारी चीजें। ये पंडित नेहरू की स्थिति और ये उनकी स्ट्रेटजी थी। तो इसे उन्होंने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई, जो दुनिया के लिए मिसाल। नहीं तो कहीं पर समाजवादी थी, कहीं पर पूंजीवादी थी। पंडित नेहरू ने वो दोनों चीजें करी कि इधर से हम पैसा लेंगे, ये गरीब को देंगे, और गरीब और राज्य दोनों के लिए करेंगे। और यही वजह है कि उसके बूते उन्होंने इतने बड़े बड़े सेक्टर्स खड़े कर दिए। पूरा कोर सेक्टर जो 8 आते हैं उसमें, वो सब उन्होंने खड़े कर दिए। प्लानिंग कमीशन बनाई और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए उसको लेकर के किया। और इसको लेकर नेहरू का सबसे ज्यादा जोर था वो हर नागरिक को शिक्षित बनाना और उसे देश के हर हिस्से में स्कूल खोलना। हर 10 गांव के बीच एक स्कूल खोला गया। देश के लोगों को इलाज हो सके अच्छे से, इसके लिए अस्पताल खोलने पर उन्होंने जोर दिया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सके, इसलिए पब्लिक सेक्टर का दायरा बढ़ाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कहेगा कम से कम लोगों में अधिक से अधिक काम दे। इसलिए उन्होंने सरकारी सेक्टर में इसको किया और इंडस्ट्री लगाने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। उन्होंने आईआईटी, एम्स जैसे और ये सारे जो साहित्य अकादमी, चिल्ड्रंस फिल्म इंस्टीट्यूट और इसके बाद में सारी चीजें जो ये बनाई, इससे अपने विकास को, इकोनॉमी सोच को उन्होंने किस तरीके से गति दी, चुनौतियों से बाहर निकलने का पूरा प्रयास। दुग्ध क्रांति की दिशा में काम किया, हरित क्रांति की दिशा में काम किया, और इन सब का नतीजा हुआ कि नेहरू की उस सोच के कारण देश कहां से कहां पहुंचा। भारत के तमाम राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया था। एक एक व्यक्ति के साथ वो चले थे, समझे थे, जेल रहे थे, तो समझते थे कि किन किन चीजों को लेकर करना है। उन्होंने समाजवाद संबंधी उनका अपना विचार बिल्कुल स्पष्ट था। उनकी विचारधारा नेहरू की सदैव समाजवादी रही और उन्होंने उसको लेकर के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने कभी जो है विरोधियों को दबाया नहीं, खत्म नहीं किया। उन्होंने समाजवाद और समाजवादी तमाम चीजों के किया और इसके कारण कई लोगों ने उनकी आलोचना ही की, लेकिन उन्होंने उससे कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और उसके कारण उनका कहना था कि शांति होनी चाहिए, लड़ने से कुछ नहीं निकलेगा।
हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, या कम से कम हो। लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। लड़ाई झगड़े करने से तो शांति के लिए काम किया जाना चाहिए और इसको फोकस करते थे। वो बच्चों को ये बात सिखाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि देश में शांति स्थापित हुई। तो जब शांति स्थापित होती है, अमन चैन होता है, तो व्यापार पनपते हैं, दूसरी चीजें पनपती हैं, अच्छे माहौल बनते हैं, शिक्षा पर लोगों का ध्यान जाता है। तो ये नफरत से उन्होंने ध्यान हटाया और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने की दिशा में काम किया, समाजवादी भारत बनाने की दिशा में काम किया। वो लोकतांत्रिक विचारधाराओं से थे, तो उन्होंने सबके विचारों को समाहित किया। उससे क्या हुआ कि अधिक से अधिक फायदा मिला और देश को मिला और शासन सत्ता को भी मिला। उन्होंने राष्ट्रवादी संबंधी विचार भी उनके बिल्कुल वो थे कि उनका मानना था राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील प्रथाओं और अनुभवों की एक सामूहिक स्मृति है। राष्ट्रवाद की भावनाओं के पहले युग की तुलना से अधिक शक्तिशाली है। और आज जब देश संकट स्थिति में है, तो राष्ट्रवाद ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो नेहरू जी मानते थे कि राष्ट्रवाद व्यक्ति की प्रकृति में निहित है और अपने देश के प्रति निष्ठा और भक्ति रखना भी मानव का एक विशेष गुण है। परंतु पंडित नेहरू उस राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि राष्ट्रवाद जो अंतरराष्ट्रीय विकास में बाधक हो, उसका स्वरूप आक्रामक हो, सर्वथा त्याज्य है। यानी वो उस राष्ट्रवाद को नहीं स्वीकारते थे जो आपको दुनिया में पछाड़ दे, बर्बाद कर दे। वो उस राष्ट्रवाद की करते थे जिसमें मनुष्य और मनुष्यता होनी चाहिए, जिसमें सर्वधर्म संभाव होना चाहिए और जिसमें वैश्विक कुटुंब की भावना होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंब की भावना होनी चाहिए। नेहरू का मानवतावाद भी था। वो राजनीतिज्ञ थे लेकिन नैतिक आदर्शवादी थे। उन्होंने जीवन भर गहन आस्था रही। उन्होंने पीड़ितों, शोषितों और सबको आत्मसात किया और उनके लिए सोचा और उनके लिए करने सोचा कि गरीब से गरीब का बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा मुफ्त में ले सके और कैसे कम से कम संसाधनों में पढ़ सके, इसकी व्यवस्था राज्य करे। और उन्होंने की और उसी का नतीजा है आज दुनिया के जो पॉलिसी निर्धारक हैं 2500, उनमें 1800 भारतीय उन्हीं संस्थानों से निकले हैं जो पंडित नेहरू ने बनाए थे। नेहरू अंतरराष्ट्रीयवाद की भी बात करते थे। वो कहते थे एक से नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते थे और वो आदर्श में विश्वास रखते थे। संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों में उनका दृढ़ विश्वास था और इसके लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया और वो उसके अगुवा बने और 125 देश उनके पीछे चलते थे। 125 देश, आप समझ सकते हैं। युद्ध और शांति के संबंध में भी उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। वो कहीं पर भी कोई चीज नहीं रखते और ये चीजें उन्होंने संविधान से लेके अपनी तमाम नीतियों में स्पष्ट की और इसे वो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी अपनाते थे। तो इस तरह से उन्होंने देश की एक अर्थव्यवस्था बनाई, जिस अर्थव्यवस्था ने भारत को एक सशक्त भारत बना के खड़ा किया और इतना मजबूत बनाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सिक्किम को छीन के मिला लिया। पंडित नेहरू ने ही गोवा को भारत में मिला लिया और इसी तरह से बहुत सारी चीजें और स्थितियां ये थी। देश बनता गया। लेकिन विरोधी सदैव होते हैं। जब पंडित नेहरू ने भाखड़ा डैम बनाया और उससे बिजली बनाने का काम शुरू किया तो यह दुष्प्रचार किया गया इन्हीं लोगों द्वारा कि अरे बिजली निकाल लेंगे पानी से तो पानी में बचेगा क्या, सब तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप क्या पिएंगे, आपके टीवी हो जाएगी, ये हो जाएगा। आप समझिए कितनी भ्रांतियां पाए। जब राजीव गांधी, आपको याद होगा, कंप्यूटर लेके आए तो क्या प्रचार किया, अरे आप सब बेरोजगार हो जाएंगे, खत्म कर देंगे। और देखा आपने आज सबसे ज्यादा नौकरी आईटी सेक्टर देता है। तो इन सारी स्थितियों में जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था और पंडित नेहरू ने जो गुटनिरपेक्ष वाली अपनाई, उसके कारण कितने लाभ हुए, लेकिन उनकी उस पर भी आलोचना की।
वो राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित थे। वो गांधी के अनुयायी थे, उनके विचारों को लेते थे। लेकिन देश को स्थापित करने के लिए वो लिबरल भी थे। वो न्याय को स्वतंत्रता चाहते थे, वो संस्थाओं की स्वतंत्रता चाहते थे, और वो सबको मजबूत खड़ा करने। उसी के कारण आज हम खड़े, उसी के कारण, उन्हीं की नीतियों के कारण आज नरेंद्र मोदी हो या लाल बहादुर शास्त्री रहे हो या कोई और रहा हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सका। देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर हर जाति, हर धर्म के लोग स्थापित हो सके। ये पंडित नेहरू की नीतियां, उनके कारण संभव हो सका। आज आपके पास मानवाधिकार है और आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तब फिर पंडित नेहरू याद आते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू हर व्यक्ति के अधिकार के प्रति, महिलाओं के अधिकार के प्रति, बच्चों के अधिकार के प्रति सजग थे और चाहते थे कि उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ अधिकार मिले। इस देश की जनता भिखारी बन के न खड़ी हो, बल्कि वो खुद आत्मनिर्भर बनाई जाए और वो हक से अपना हक मांगे, ना कि आपसे भीख मांगे कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे खाने को दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो। तो ये पंडित नेहरू की नीतियां। यही वजह है कि आज पंडित नेहरू को उनके जन्मदिन पर सत बार, करोड़ों बार, कोटि बार प्रणाम करना बनता है, बारंबार बनता है। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए, सादर संवेदना और सहृदयता के साथ उनको सादर नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और कहता हूं, पंडित नेहरू को पढ़िए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए। वो दुनिया के 5 बड़े अंग्रेजी के लेखकों में से एक थे। जेल में भी रहते हुए वो लेखन का काम करते थे, और उस दौरान जो उनको जब सजा मिली, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। 9 साल से अधिक वो जेल में रहे इस देश के लिए। उनके परिवार के 11 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी। ऐसी स्थिति, उस महान बलिदानी परिवार के पंडित नेहरू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों के कारण आज हम आप यूं बैठे हैं। मैं जिस शहर में हूं, चंडीगढ़ में, वो शहर उनकी देन है, और ऐसे न जाने कितनी जगह उनकी देन, न जाने कितने काम धंधे, पीएसयू, सारे सब उनकी देन है, जिनके बूते आज हम आज पानी पी पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज, भगवान का जितनी कृपा होगी हमारे, उतनी ही कृपा पंडित नेहरू की है। तो पंडित नेहरू इस देश के अन्नदाता भी थे, वो इस देश के पानी पिलाने वाले भी थे, वो इस देश के सेवक भी थे, प्रधान सेवक थे, प्रथम सेवक वो अपने आप को कहते थे, और वो इस देश के लोगों को रोजगार देने वाले भी थे। इस देश के हाथों को काम, आपको घर परिवार सब सुख शांति देने वाले थे। तो ऐसे महान भारत के लाल, हिंद के जवाहर को हम नमन करते हैं, और आपसे भी कहते हैं आप उनके बारे में जरूर जानिए, उनकी नीतियों को समझिए। किसी की निजी झूठी फैलाई हुई उन पर मत भ्रमित होइए, सच को जानिए, सच को पहचानिए, क्योंकि सच बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत,